आज मैं एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करूंगी जो भारतीय कन्नड़ फिल्म की फेमस एक्ट्रेस मानी जाती हैं। वह सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं थी, बल्कि फिल्म निर्माता और समाज कार्यकर्ता भी थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने न जाने कितने कष्ट झेले। ऐसे जीवन से अच्छा तो मृत्यु को माना जाता है। बुलंद आवाज़ों से देश में क्रांति लाने वाली यह महिला खुद के जीवन को बचाने में असमर्थ हो गई। आखिरकार कौन है यह एक्ट्रेस जिसने देश में परिवर्तन लाने के इरादे से आगे तो बढ़ी, लेकिन बेड़ियों से उन्हें जकड़ दिया गया? क्यों उन्हें नग्न अवस्था में प्रताड़ित किया जाता था? जिस कमरे में वो रही उसी में मलमूत्र करने को क्यों बेबस हो गई? ऐसी ही अनेक बातें जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। साल 1932 की रात आंध्र प्रदेश के एक ईसाई परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। बदकिस्मती कि उस बच्ची का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जैसे तैसे परिवार अपना रोजी रोटी चला रहा था। उसी बीच एक बच्ची के आने से घर का माहौल चिंताजनक हो गया। जैसे जैसे स्नेहा बड़ी होने लगी, वैसे वैसे वह अपने आसपास के वातावरण को समझने लगी। चारों तरफ अंग्रेजों का राज था, हर तरफ ब्रिटिशर्स का आतंक था। इन सबके बीच स्नेहा पली बढ़ी। यही वजह रही कि वह एक क्रांतिकारी विचारधारा की हो गई। वह ब्रिटिशर्स के सख्त खिलाफ थी। इस वजह से उन्होंने उनके प्रत्येक वस्त्र से दूरी बना भारतीय नाम व वेशभूषा धारण कर लिया। स्नेहलता रेड्डी उनका भारतीय नाम है, जिसे उन्होंने अपनाया था। उन्हें जहां मौका मिलता वहां नाटकों में भाग लेकर आज़ादी के पक्ष में अभिनय किया करती थी। वह हर एक बेहतर प्रयास करती जिससे नागरिक अवेयर हो सकें और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। उन्हें स्कूल के दिनों से ही नाटकों में भाग लेना पसंद था। इस वजह से कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने एक थिएटर में एडमिशन ले लिया। उस थिएटर में फिल्म निर्माता पट्टाभिराम रेड्डी भी आया करते थे। उस दौरान उन्हें जिसका अभिनय पसंद आता वो उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लेते। उसी थिएटर में रेड्डी साहब की मुलाकात स्नेहलता से हुई और उन्होंने स्नेहलता को अपनी फिल्म में काम देने की बात कही। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ ही महीनों बाद शहनाइयाँ बजी और दो अच्छे दोस्त पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए। पति के फिल्म निर्माता होने का एक फ़ायदा स्नेहलता को यह मिला कि उन्हें उनकी फिल्मों में अभिनय कर दुनिया के सामने अपने विचारों को रखने का मौका मिल गया। इसके बाद से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। उनके खुले विचार जो समाज के अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध कर रहे थे, यह बात कुछ को पसंद आई तो कुछ को चुभने लगी। जिसको उनकी बातें चुभती वह उनका विरोध किया करते थे। लोगों की परवाह किए बिना वह अपना विचार फिल्मों के जरिए जारी रखा। उनके बेहतरीन फिल्मों में संस्कार फिल्म का नाम भी शामिल है, जिसका पर्दे पर रिलीज़ होना आसान नहीं था। करीबन 4 सालों तक यह फिल्म रिलीज से पहले विवादों में रहा। इस फिल्म के विरोधी नहीं चाहते थे कि इस फिल्म को रिलीज़ किया जाए। इस वजह से इससे जुड़ा मामला कोर्ट में चलता रहा। तकरीबन 4 साल बाद कोर्ट का फैसला आया कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ किया जा सकता है। रिलीज़ के बाद इस फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इस तरह यह फिल्म राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित होने वाला फिल्म बन गया। हमेशा से अपने विचारों को सबके समस्त प्रस्तुत करना अथवा समाज में हो रहे बुराइयों के खिलाफ खड़े होने की वजह से उनकी गिनती समाज सेवी के रूप में होने लगी। राजनीति से जुड़े बड़े बड़े हस्ती स्नेहलता से अवगत थे। इन्हीं राजनेताओं के बीच में एक नाम छिपा था जो स्नेहलता के जीवन को उथल पुथल करने में सबसे पहला हाथ साबित हुआ, जिसका नाम जॉर्ज फर्नांडीज था। जॉर्ज फर्नांडीज संग दोस्ती स्नेहलता को भविष्य में भारी पड़ सकता है, वह इस बात से अनजान थी। जॉर्ज फर्नांडीज राजनीतिक पार्टी के एक जाने माने सदस्य थे।
25 जून 1975 वह दिन था जब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकालीन की घोषणा कर दिया गया। इसके साथ ही लोगों को देश के विरुद्ध बोलने का अधिकार भी छीन लिया गया। इसकी वजह यह थी कि ऐसे कई नेता व नागरिक थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस भी इंदिरा गांधी के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों के साथ हड़ताल कर रहे थे। जब देश में आपातकालीन लागू हुआ तो ऐसे नागरिक व नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इन सबके बीच जॉर्ज फर्नांडिस फरार हो गए। इंदिरा गांधी का मेन मकसद तो जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ना था। इस वजह से फर्नांडिस से जुड़े सभी लोगों के पीछे पुलिस को लगा दिया गया। अब इन सब के बीच में भला स्नेहलता कैसे बच पाती, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस तो उनके अच्छे दोस्त थे। 27 अप्रैल 1976 की शाम पुलिस स्नेहलता के घर पहुंची, जहां पर उनके माता पिता व बच्चे रह रहे थे। स्नेहलता अपने पति के साथ किसी काम के सिलसिले में मद्रास गई हुई थी। पुलिस ने उनके परिवार वालों से पूछताछ के नाम पर जेल में बंद कर दिया। जब इन सब की खबर स्नेहलता को लगा तो वो फौरन बेंगलोर वापस आ गई और पुलिस स्टेशन अपने परिवार के सदस्यों को छुड़ाने पहुंची तो पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को छोड़ उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए पुलिस स्नेहलता से गंदे शब्दों में बात करना शुरू कर दिया। स्नेहलता ने उन्हें बार बार बताने की कोशिश की कि वह जॉर्ज फर्नांडिस के फरार होने के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उनकी तो इस बारे में उनसे कोई बात नहीं हुई है। फिर भी उनकी एक न सुनी गई और उन्हें प्रताड़ित कर जबरन यह बुलवाने का प्रयास किया जाने लगा कि वह देश में हो रहे हमलों में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हैं। जब वह पुलिस की बातों को मानने से इनकार कर दी तो उन पर वडोदरा डायनामाइट केस और दिल्ली के संसद भवन इमारतों को उड़ाने का प्लान कर रही हैं जैसे अनेक केसेस लगा दिए गए। इसके बाद उन्हें बेंगलोर के सेंट्रल जेल में डालकर उन पर जुल्म करना शुरू किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्हें हर रोज़ प्रताड़ित किया जाता। उन्हें जेल के एक छोटे से कमरे में रखा गया। उसी रूम के कोने में एक छेद बनाया गया था जहां वह मलमूत्र किया करती थी। उस रूम में गंदगी थी, कीड़े मकोड़े घूमा करते। इसके साथ ही एक रूम में मलमूत्र त्याग करने की वजह से कमरे में बदबू फैलता गया। इसके साथ ही उनके प्राइवेसी का पूर्णतः हनन किया गया। जेल के उस कमरे में कैदियों पर नज़र रखने के लिए लोहे के सलाहे बनाए गए थे। उन्हें सबके सामने खुले में शौच करने पर मजबूर किया गया। आते जाते लोग उन्हें देखा करते थे। जिस दिन उनसे पूछताछ किया जाता उस दिन उन्हें मारा पीटा जाता, उनके वस्त्र निकलवाए जाते, उन्हें नग्न अवस्था में रख उन्हें परेशान किया जाता था। हर रात उस जेल में एक महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती और वह आवाज़ स्नेहलता के थे। उसी जेल में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को भी बंद किया गया था। उन्हें उस जेल में हर रात महिला के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी। स्नेहलता अस्थमा से पीड़ित थी। बंद कमरे के बदबू और प्रताड़ना की वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें अस्थमा के लिए कोई दवाएं भी नहीं दिए जाते थे। उनके परिवार के सदस्य कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते, लेकिन इसका उन्हें कोई फ़ायदा न हो सका। जेल में स्नेहलता के साथ क्या हो रहा है इस बात से परिवार के सदस्य अनजान थे। जेल के अंदर की खबर उन तक नहीं पहुंच पाती थी। हर रोज़ स्नेहलता नर्क की जिंदगी जी रही थी। न ही उन्हें उस जेल में जीने दिया जाता और न ही मरने दिया जा रहा था। इन सब वजहों से उन्हें अस्थमा अटैक आने लगा। जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उनसे मिलने उनके परिवार वाले आए। स्नेहलता की हालत ऐसी हो गई थी
जिसे पहचान पाना मुश्किल हो गया था। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। शरीर की हड्डियां ऐसे दिखाई पड़ रही थी मानो कि वह बाहर निकल जाएंगी। शरीर पर चोट के निशान, काले धब्बे इस बात का सबूत थे कि उनके साथ कुछ तो बहुत गलत किया जा रहा है। जैसे ही स्नेहलता की हालत में कुछ सुधार आया, वैसे ही उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया गया। जेल में अपने साथ हो रहे जुल्म और अत्याचार को वह एक डायरी में लिखा करती थी। उनके साथ क्या क्या हुआ, इस हादसे की गवाह उनके द्वारा लिखी गई वह डायरी थी। जब स्नेहलता की एक बार फिर से बिगड़ती तबीयत को देखा गया तो उन्हें कुछ दिनों के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया। जेल से आने के बाद भी वह सुकून भरी सांसें नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि फिर से जेल जाकर उन्हें वही सब प्रताड़ना सहना पड़ेगा। जेल से निकलने के कुछ ही दिनों बाद उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। स्नेहलता की बेटी एक पत्रकार हैं। अपनी मां के दुनिया से जाने के बाद उन्होंने उनकी उस डायरी को प्रकाशित किया, जिसे खुद स्नेहलता द्वारा लिखी गई थी। स्नेहलता वह नाम है जिसका जिक्र आज भी संसद भवन में किया जाता है। उन पर हुए अत्याचार पर गांधी परिवार से सवाल पूछा जाता है, जिस पर वह कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। स्नेहलता की बेटी अपनी मां की मौत का जिम्मेदार इंदिरा गांधी को मानती हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मां को एक शहीद का दर्जा दिया है। स्नेहलता की जीवनी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।